CDP क्लास 39। चलिए फिर इसी बात पे सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी बात पर। ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his class should, मतलब कि भाई टॉपिक हमेशा वही रहने वाले हैं। अभी तक तो सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बस घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है और उसमें आप घूम जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, प्याजे की थ्योरी आपने पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब आप इम्प्लीकेट करते हैं प्याजे की थ्योरी को, जब आप रियल क्लासरूम में इंप्लाई करते हैं, जहां बच्चों का जो लेवल है वो है क्लास 6 to 8 का, 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे हैं। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को इंप्लाई करते हुए, अप्लाई करते हुए आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए 6th to 8th क्लास के बच्चों को, उनके संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रख के। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे की एज क्या होगी, क्योंकि प्याजे ने 4 स्टेजेस में एज के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक स्तर के बारे में बात की हुई है कि कॉग्निटिव लेवल इस एज के बच्चे का ये होगा, इस एज के बच्चे का ये होगा, इस एज के बच्चे का ये होगा। बताओ क्या किस तरीके से पढ़ाना पसंद करोगे। पहला ऑप्शन है डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, यानी तार्किक बहस को डिस्करेज करोगे। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो आपको क्या करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए, तो गलत हो गया। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स को आप पोज करोगे, ऐसी समस्याओं को आप उनके सामने रखोगे जिससे उनके तर्क का विकास हो, रीजनिंग का विकास हो, प्रॉपर रीजनिंग दे सके। ऐसा नहीं है जिसके लिए जो मन में आया कुछ भी बोल दिया। फिर है यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच आ कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, या फिर रिलाय सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक या सिलेबस, मतलब केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही ध्यान देंगे। देखो ये जरूरी है सिलेबस टेक्स्ट बुक, बट सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल आर्गुमेंट्स को आप डिस्करेज क्यों करेंगे। लॉजिक तो बच्चे में कब आ जाएगा, 7 से 11 वर्ष में ही आ जाएगा। और 6th to 8th क्लास का बच्चा कितने साल का होगा बताइए जरा कमेंट करके, फटाफट से बताइए। 6th to 8th क्लास का बच्चा किस उम्र का होगा। आंसर तो आपने दे दिया, बहुत मान लिया हमने, लेकिन एनालाइज करके चलेंगे, थोड़ा सा बहुत टाइम है अपने पास, आराम से चलेंगे। फोन को लेटा करके पढ़िए, ऐसे करके, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं दिखेगा क्वेश्चन क्योंकि छोटे रूप में है। 11 से 13, बात तो सही है आपकी, बात तो सही है। 11 से 13, 12-13 लगभग, अगर एक मैं टिपिकल एज ले लूं तो 12-13 साल का होगा। 12-13 भी नहीं तो 11-12 का तो होगा ही होगा। क्यों, अब देखो आप रीजनिंग लगा के निकाल सकते हो इसको, अगर आपको नहीं पता थी एज तब भी। आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 से 14 वर्ष की एजुकेशन फ्री की गई है, 6 से 14 वर्ष की, यानी 8th क्लास तक की। तो 8th क्लास का बच्चा जनरली 14 साल का होना चाहिए, 7th का 13 का, 6th का 12 का, दिमाग लगाइए, ठीक। तो 12 साल का बच्चा होगा, 11-12 साल का जनरली। इसका मतलब उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव लॉजिक भी आने लगेगा। इंडक्टिव तो आ चुका था 7 से 11 में ही। दैट मींस आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस उसको देने, क्योंकि रीजनिंग तो 7 से 11 में ही आ गई थी, इंडक्टिव तो अब डिडक्टिव भी आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए आंसर होगा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंट्री मार चुका है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अब ये अगर रट के करेंगे तो फिर किसी क्वेश्चन में जरूर फंस जाएंगे, स्पेशली लेवल 2 के क्वेश्चंस जो होंगे पेपर 2 के, वो आपको दुखी करेंगे फिर। तो ये एक बात हुई। कॉन्क्रीट मटेरियल्स का इस्तेमाल 7 से 11 में ज्यादा करना है या उससे और छोटी उम्र में, क्योंकि कॉन्क्रीट जो रीजनिंग है कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिनको आप टच और फील कर सकते हैं। यहां एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आने लगता है, यानी अमूर्त विचार उसके अंदर आने लगेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं 11 से 15 साल। क्लियर हो गई बात यहां तक की। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिस्करेज लिखा था, इसलिए गलत है पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा जूम कर देती हूं जिनको समस्या है। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। 2 प्रकार की अभिप्रेरणा है, 2 प्रकार की मोटिवेशन है। एक है इंट्रिंसिक, दूसरी है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो आंतरिक है, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसके रीजन बाहर हैं, ठीक। पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह देते हैं इसको, बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल भी कह देते हैं। और इससे क्वेश्चन आता ही है, अभिप्रेरणा क्या है ये बता दो जरा सा कमेंट करके, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अभिप्रेरणा बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है मोटिवेशन जिसके थ्रू आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यूटी
बनाए रखने की आपके अंदर क्षमता आती है और उस तक अचीव करने की, उस तक पहुंचने की आपके अंदर क्षमता बरकरार रहती है। तो स्टार्ट करना, कॉन्टिन्यूटी में बनाए रखना और अचीव करना, ये पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। और ये क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है, ये बाहर थोड़ी दिखती है। रीजन बाहर हो सकता है लेकिन एनर्जी अंदर होगी। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात या नहीं? तो आंसर बता दो इसी बात पर। आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, यानी आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। मैं अपना होमवर्क जो है इसलिए कंप्लीट करता हूं क्योंकि मुझे नंबर मिलते हैं। सिर्फ नंबर के लिए काम हो रहा है, मतलब बाहर है कोई इसका रीजन। काम जो आप कर रहे हो उसका रीजन बाहर है। दैट मीन्स ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सटर्नल है, बाहरी अभिप्रेरणा है, इसका कारण बाहर है, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर है, इसका जो सेंटर है वो बाहर है, केंद्र बाहर है इस अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरित तो आप हैं, मोटिवेटेड तो आप हैं, काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन रीजन बाहर है। इसको बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं कहा जाता। किसी कार्य को शुरू करने में ये आपको हेल्प कर सकती है, बट बनाए रखने में फिर एक टाइम के बाद आप थक जाएंगे, सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे होंगे। ठीक, तो ये उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, बट पुश देने के लिए या शुरू करने के लिए किसी चीज को यूज में लाई जा सकती है। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। मुझे मजा आता है, मैं यहां इसलिए खड़ी हूं अभी रात को लगभग पौने 10 बजे क्योंकि मुझे मजा आता है। ठीक, तो ये इंट्रिंसिक हुआ इसका रीजन। इसके एक्सट्रिंसिक रीजन हो सकते हैं कि ऑब्वियसली जब मजा आता है तो अच्छा काम होगा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन मेन रीजन वो नहीं है। फिर है आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। मैं बहुत कुछ सीखता हूं जब मैं काम करता हूं अपना। फिर है डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स बेटर। मेरे कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते हैं भाई। ठीक है बात, जब आप डेली यहां आकर के इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ समझ बेहतर होती है, कल से बेहतर होती है। बेशक आपको ना पता लगे, धीरे धीरे पेडागोजी सुधरेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गई बात? नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे। मतलब यू शुड शेयर योर टिफिन टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे। भाई मैंने कल अपना जो टिफिन है, अपना जो लंच बॉक्स है तुम्हारे साथ शेयर किया था, इसलिए तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो किया था ना कल। लेन देन की बात हो रही है ना, विनिमय चल रहा है। क्या है ये, कौन सी स्टेज है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग? बताओ एक बार। कोहलबर्ग को हमने अभी डिस्कस किया है रिसेंटली, आई थिंक किया है। आंसर कीजिए। तो ये जो नूर्स स्टेटमेंट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये कौन सा लेवल है और कौन सी स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की? कोहलबर्ग के अनुसार जो थियोरी दी गई है जिसमें 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, चरण हैं। आंसर कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल, बताइए एक बार कौन सी स्टेज है? एक्सचेंज की स्टेज है, म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं इसको, कन्वेंशनल लेवल। ठीक, म्यूचुअल एक्सचेंज। यहां तक की बात हो गई क्लियर या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर 4th स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल में नहीं आती, ये कन्वेंशनल में आती है। ओबीडियंस फर्स्ट ही है, तो ये भी प्री कन्वेंशनल में आएगी, बट यहां एक्सचेंज की बात हुई है, टिट फॉर टैट की बात हुई है, जैसे को तैसे की बात हुई है, ये भी सही है। एक्सचेंज ठीक है। कन्वेंशनल, ये प्री कन्वेंशनल आएगा, प्री कन्वेंशनल आएगा। ये लास्ट ईयर के पेपर में शायद गड़बड़ थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 1 नंबर इसी ऑप्शन से मिला होगा, क्योंकि आपको बेस्ट चूज करना है। मिस प्रिंटिंग या प्रिंटिंग में गलती या किसी भी चीज में गलती किसी से भी हो सकती है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है ये, 2nd स्टेज का पार्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल के। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सा एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? बताइए शुभांगिनी। धन्यवाद। टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। चारों बातें सही हैं, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, सब सही है, सब सही है। आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं समझने को। भाई मीडिया भी आपको सोशलाइज करता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया करता है, फैमिली, नेबरहुड सब करते हैं। फिर है कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन प्याजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज, यानी जो रचनावादी हैं प्याजे और वाइगोस्की, वो अधिगम को, लर्निंग को कैसे देखते हैं? बताइए एक बार। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। डी ऑप्शन, यानी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। एग्जैक्टली, एक्टिविटी करके, एक्सप्लोर करके बच्चों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखते हैं ये लोग जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। फैसिलिटेटर मानते हैं टीचर को और एक प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं बच्चे को, कि अर्थ का निर्माण हो सके, सक्रिय रूप से बच्चा एक्टिव होकर के अपनी नॉलेज को विकसित कर सके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव वे या इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू।
मतलब आप ऐसे रोल में दिखा रहे हो मैन और वुमेन, महिलाओं और पुरुषों को, जो नॉन ट्रेडिशनल हैं, जो समाज में जनरली देखने को नहीं मिलते, गैर परंपरागत हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो इससे क्या करने का कोशिश कर रही हैं टीचर? अगर ऐसी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा रही हैं कि आज जैसे नेवी के कोई पायलट हैं, उनको वॉर के लिए भी तैयार किया जाएगा, या इस तरीके के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या गैर परंपरागत एग्जांपल्स हैं, वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स में दिखाए जा रहे हैं स्कूल में। बहुत बढ़िया। शिवांगी के बेटे का नाम ले लीजिए, उनके बेटे का नाम रणविजय है। सही है जी। हेलो रणविजय, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स एनकरेज नहीं करता, ये प्रमोट करता है या काउंटर करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, और प्रमोट करता है इक्वालिटी को या जेंडर बायस को। क्या करेगा? चैलेंज करेगा। कुछ अलग दिखाया है ना यहाँ पे, तो जेंडर स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है, पहले से रूढ़िबद्धता है, उसको तोड़ने की बात करेगा ये, क्योंकि आपने अलग दिखा दिया। महिलाओं को, पुरुषों को अलग अलग रोल में दिखा दिया, पुरुषों को किचन में दिखा दिया, महिलाओं को न्यूज रूम में दिखा दिया, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं एक व्यक्ति की, हार्वर्ड गार्डनर इस विशेषता वाले व्यक्ति को किस बुद्धि की कैटेगरी में रखेंगे? पहला ऑप्शन है, मतलब बात क्या कही गई है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों की मनोदशा को आप पढ़ पाएं, उनकी प्रेरणा को पढ़ पाएं, अभिप्राय लगा पाएं कि उनका जो मूड है अभी वो कैसा है और आपको कैसे बिहेव करना है। स्पेशली जो सेल्स पर्सन वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को, है ना। तो किस तरह की इंटेलिजेंस फिर आपके अंदर मानी जाएगी? बताइए एक बार, किस तरह की इंटेलिजेंस मानी जाएगी? इंटरपर्सनल मानी जाएगी, क्योंकि औरों की बात हो रही है, दूसरों की बात हो रही है। यदि आप खुद का यहां लिखा होता, अदर्स की जगह सेल्फ होता, तो आंसर हो जाता इंट्रापर्सनल। ठीक है बात। 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, अगर आप ऑथेंटिक वे में देखेंगे तो। अदरवाइज तो अलग अलग किताबों में आपको 13, 12, 11 जो मन करेगा, 9, 10 सब लिख के दे देंगे लोग। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? 8, क्योंकि एज पर एनसीईआरटी हम 8 मानेंगे। आज की डेट में ऐसे तो उन्होंने 12 या 13 कर दिए हैं, अभी जिंदा हैं गार्डनर, बट बूढ़े हो चुके हैं। तो हम एनसीईआरटी को आधार मान करके चलेंगे, ताकि आप चैलेंज भी कर पाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझने के लिए विकास के अंदर क्या जरूरी है, यानी कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, इस बात को समझने के लिए क्या आना जरूरी है। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, मतलब कि ये देखना कि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एक व्यक्ति ने अपने जो बड़े हैं, बड़े भी छोड़ो, जो माता पिता हैं, उनसे जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त किए हैं वो किस तरीके के हैं, क्या स्पेशल है उनमें। या फिर टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, सिर्फ एनवायरमेंट के फैक्टर्स को देखना। या फिर टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, यानी कि शरीर और दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। या टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आप जानते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कारण है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट का। ठीक है बात, यानी आनुवंशिकता और वातावरण का। तो आपकी जीन्स और आपके एनवायरमेंट की वजह से आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ये एक सिंपल सी बात हुई। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटीज, उनका एबिलिटीज, उनकी बुद्धि का स्तर डिफरेंट हो सकता है। ये देखिए एक बार, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। बहुत सारी स्टडीज ऐसा दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि जो टीचर्स हैं जनरली वो लड़कों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन या अंतःक्रिया करते हैं क्लासरूम्स में लड़कियों की जगह। तो इसको क्या मानेंगे, इसका रीजन क्या मानेंगे आप? ये बताइए, आंसर कीजिए। ऐसे लाइक शेयर करते रहिएगा, उससे क्या, उससे ऐसे कृपा आती रहती है। मजाक कर रही हूँ, खैर बताओ एक बार। बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज। नहीं यार, सिंपल सी बात है, किसी भी एक तरफ झुका हुआ है टीचर तो जेंडर बायस है। सिंपल स्टीरियोटाइप भी कह सकते हो आप इसको। ठीक हो गई बात। स्टीरियोटाइप उसको कहा जाता है जो चला आ रहा हो, और बायसनेस में भी स्टीरियोटाइप हो सकता है। बायसनेस बेसिकली किसी भी एक तरफ झुका हुआ होता, अगर लड़कियों से भी ज्यादा संपर्क में होता तब भी ये बायस हो जाता। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। What instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? मतलब कि किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए अपनी इंस्ट्रक्शन में, अपने मेथड में टीचर को, जब वो विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के साथ डील कर रहा हो, यानी दृष्टि बाधित
छात्रों के साथ जब वो डील करे तो किन चीजों का ध्यान रखे अगर उसको इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करना है तो? जवाब दीजिए जवाब। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क। देखो जिसको दिखता नहीं है उसको रिटन टास्क करवाओगे क्या? टैक्टाइल मटेरियल का यूज करवाओगे जिसको टच करके वो पढ़ पाए, या फिर क्लियरली बोलोगे ताकि वो सुन करके सही समझ पाए। तो ये एक बेसिक सी बात है, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, जिसको बच्चा ब्रेल लिपि का इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं जिसको लुइस ब्रेल ने 1860 में आई गेस किस ईयर में इजाद किया था वो बताना। ब्रेल स्क्रिप्ट को लुइस ब्रेल ने, उनको बचपन में खेलते हुए चोट लग गई थी, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा। ईवीएस का भी एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, काफी दिन हो गए ईवीएस की प्रैक्टिस किए, तो आप लोग भूले ना हो। तो आप क्लियरली बोलेंगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाने से क्या होगा? देखने में ही प्रॉब्लम है और मैं कहूं देखो, देख के सीखो, कहां से सीखेगा? सुनने में ही प्रॉब्लम है और आप कहो सुनो, प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी के सेंसेस का यूज करना है, ठीक? ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को बिल्कुल अपने साथ बिठा ले, वो सब करके नहीं होगा। क्लियरली बोलिए, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए। आप आगे बिठा सकते हो बच्चे को ताकि वो क्लियरली सुन पाए।